हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस पर पहुंचने के साथ ही भारतीय छात्रों से उन्होंने संवाद किया और इस संवाद का माध्यम बना हैम रेडियो। तो आज इस हैम रेडियो के बारे में ही हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि ये हैम रेडियो क्या होता है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अंतरिक्ष में क्या रहना इतना आसान है। आखिर ये अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सामान्य क्रियाकलाप किस प्रकार पूरा करते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के आज के इस वीडियो में हम अपनी बात की शुरुआत करेंगे हैम रेडियो के माध्यम से। हैम रेडियो बेसिकली इसको एमेच्योर रेडियो भी कहा जाता है और शिक्षा, आपदा संचार और अंतरिक्ष संवाद के क्षेत्र में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक करके। चर्चा का कारण यही है कि चर्चा के केंद्र में यह तभी आया जब शुभांशु शुक्ला द्वारा इसी के माध्यम से आईएसएस से भारतीय छात्रों के साथ संवाद कायम किया गया और छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जागरूक किया गया, प्रेरित किया गया। और ये बात करना, अंतरिक्ष से भारतीय छात्रों के साथ बात करना, ये उनके एक्सियम 4 मिशन का एक पार्ट था। उसी पार्ट के रूप में इसको जाना जा रहा है। अब ये बातचीत दोपहर 3:47 निर्धारित किया गया था। अब ये इसका एक नियत टाइम क्यों निर्धारित किया जाता है, इसको भी हम समझेंगे और ये भी समझेंगे कि क्या सामान्य अवस्था में भी इसका प्रयोग किया जाता है, सामान्य तरीके से भी क्या इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हैम रेडियो को समझते हैं। हैम रेडियो, जिसको एमेच्योर रेडियो भी कहा जाता है, ये एक लाइसेंस प्राप्त रेडियो की सर्विस है, रेडियो की सेवा है। यानी कि इस रेडियो की सेवा लेने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। अब ये सेवा रेडियो तरंगों के माध्यम से होती है, रेडियो वेव्स के माध्यम से होती है, इसीलिए इसको रेडियो सेवा कहा जा रहा है। अब देखिए इसका मुख्य उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो एक तो आप एजुकेशनल पर्पज से इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि शैक्षिक रूप से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपातकालीन स्थिति में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, जैसे मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, सुनामी आ गई, या कोई इस तरह का किसी देश के ऊपर आक्रमण हो गया कि उसकी संचार व्यवस्था ध्वस्त हो गई, उस समय इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन आप सोचेंगे कि क्या इसका व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है, तो नहीं, इसका व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जाता है। कमर्शियल यूज की अनुमति इसकी नहीं होती है। अब भारत में अगर देखेंगे तो 12 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति हैम रेडियो का लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। और इस लाइसेंस को देने का काम कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इस लाइसेंस को प्रदान किया जाता है, दिया जाता है। 12 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति लाइसेंस लेकर और इसको उपयोग कर सकता है। लेकिन उपयोग कब होगा, व्यावसायिक उपयोग इसका नहीं होगा। या तो कोई आपात स्थिति हो और या तो साथ साथ आप किसी शैक्षिक उद्देश्य से कर सकते हैं। अब इसमें आवश्यक उपकरण की बात करें तो ट्रांसीवर होता है। ट्रांसीवर में 2 शब्द है, ध्यान रखना है। एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। यानी कि एक भेजने वाला यंत्र होगा और एक रिसीव करने वाला यंत्र होगा। तो भेजने वाला और सुनने वाला दोनों यंत्र मिलाकर उसको ट्रांसीवर कहते हैं, यानी ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों होते हैं। अब इसके माध्यम से ही जो रेडियो वेव्स होती हैं, वो ये तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जाएंगी और इन्हीं रेडियो तरंगों के माध्यम से जो ध्वनि हो या डेटा हो या कोई भी संदेश हो, उसको बिना तार के भेजने की क्षमता इस रेडियो तरंग में होती है। भेजने वाला ट्रांसमीटर होगा और सुनने वाला रिसीवर होगा और ये दोनों मिलकर ट्रांसीवर बनाते हैं। यानी एक ही यंत्र होगा, उसी से चीजें भेजी जा रही हैं और उसी से रिसीव भी की जा रही हैं, उसी को ट्रांसीवर कह रहे हैं। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एंटीना। यानी कि ये उपकरण क्या होता है, रेडियो तरंगों को पकड़ने, उनको प्रसारित करने का काम करता है। और एंटीना आपका जितना बढ़िया होगा उतना स्पष्ट और दूर तक संवाद हो सकता है। बहुत जो रेडियो हम प्रयोग करते थे, वो भी रेडियो कुछ इसी सिद्धांत पर काम करता था। अब यहाँ देखिए डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी निर्धारित होती थी। जैसे रेडियो में भी आप देखते थे कि अलग अलग स्टेशन के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती थी कि इस फ्रीक्वेंसी पे इस स्टेशन से फला जगह से जो भी आपको कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे, उसी तरह से यहाँ भी एक फ्रीक्वेंसी निर्धारित होती है। अब सरकार क्या करती है, कुछ फ्रीक्वेंसी बैंड को, जैसे कि मान लीजिए VHF है। VHF क्या होता है, तो ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक की जो आवृत्ति होगी। अब 30 से लेकर 300 तक यानी कि बहुत हाई है ना। तो 30 से 300 का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वो ज्यादा उसकी आवृत्ति होगी। तो 300 तक मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति में क्या फायदा होगा, इसकी खासियत क्या होगी कि इसमें सिग्नल जो होंगे वो कम बाधित होंगे और लंबी दूरी तक स्पष्ट संचार संभव होगा। इसी प्रकार लो फ्रीक्वेंसी भी होती है, लो तो नहीं कहेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी होती है। ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और एक हाई फ्रीक्वेंसी होगी। तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में 144 से 146 मेगाहर्ट्ज और हाई फ्रीक्वेंसी में 3 से 30 मेगाहर्ट्ज हैम रेडियो उपयोग के लिए यहां पर सरकार मान लीजिए तय कर दी। अब इसी फ्रीक्वेंसी में आने पर आप उस संचार को, उस संवाद को कायम कर सकते हैं
अब इस पर लाइसेंसधारी हैम ऑपरेटर संवाद करते हैं, इसी बैंड के ऊपर संवाद किया जाता है। अब अंतरिक्ष में हैम रेडियो की अगर बात करें, इसके इतिहास को जानने की कोशिश करें कि पहली बार कब ये शुरू हुआ था, तो इसकी शुरुआत हुई थी अंतरिक्ष में पहली बार 1983 में। स्पेस शटल जो कि अमेरिका का था, वहां के माध्यम से हैम रेडियो का प्रयोग करके पृथ्वी से संपर्क करने की कोशिश की गई थी आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। अब यहां पर ARISS यानी एमेच्योर रेडियो ऑन द आईएसएस, जबकि आईएसएस पर इसका भी एक हम कह सकते हैं इस नाम का भी एक रेडियो सिस्टम वहां पर भी आईएसएस में भी यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी एमेच्योर रेडियो ऑन द आईएसएस नाम का एक विशेष रेडियो सिस्टम वहां पर मौजूद है। यानी कि वहां इसीलिए इसको बनाया गया है कि वहां से अंतरिक्ष से शिक्षा के लिहाज से या कोई संदेश महत्वपूर्ण हो तो उसको पृथ्वी तक भेजा जा सके। अब इसका उपयोग क्यों किया जाता है? ताकि छात्र हो गए या अंतरिक्ष यात्री हो गए वो संवाद कर सके। उसका उद्देश्य ही मुख्य रूप से ये है कि जो युवा हैं उनको अंतरिक्ष विज्ञान में इंटरेस्ट पैदा किया जा सके। अब ये सिस्टम पृथ्वी के सहयोग से चलेगा, तो पृथ्वी पर विभिन्न देशों के जो अलग अलग संगठन हैं उनके द्वारा इसको सहयोग दिया जाता है। जैसे नासा के द्वारा, अमेरिका का जो है उसके द्वारा दिया जाता है, रूस का जो रॉसकॉस्मॉस है उसके द्वारा दिया जाता है, CSA कनाडा का है, जाक्सा जापान का है, या यूरोप की जो एजेंसी है ESA, उसके माध्यम से इसके अंतरिक्ष एजेंसियां ये जो भी हैं इसमें सहयोग करती हैं, तकनीकी सहायता प्रदान करती हैं, और ये संचालित होता है एमेच्योर रेडियो ऑन द आईएसएस, जो कि आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर बना हुआ है रेडियो सिस्टम। अब वहां से दो ऐसी सिचुएशन होती है जब इसको बंद रखा जाता है। कब बंद रखा जाता है? एक तो जब कोई यहां से डॉकिंग होती है, जो कोई भी यहां से स्पेस में हमारे इस अंतरिक्ष स्टेशन में यहां से कोई अगर हमारा पहुंचता है, स्पेस अंतरिक्ष यान हमारा पहुंचता है, वहां पर डॉकिंग करता है यानी कि उससे कनेक्ट होता है, या अनडॉकिंग की जब सिचुएशन होती है, दोनों ही कंडीशन में इसको बंद किया जाता है, क्योंकि उस समय इन रेडियो गतिविधियों से कहीं इस होने वाले कार्यक्रम में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो, इसलिए दो टाइम में इसको बंद रखा जाता है। अब एक्सियम 4 मिशन में हैम रेडियो का उपयोग कैसे हो रहा है? तो यहां पर देखिए, यहां पर एक टाइम विंडो होती है। वो टाइम विंडो जिसको समय खिड़की कहा जा रहा है, जब आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है पृथ्वी के ऊपर से गुजरता है, तो किसी देश के रेडियो सिग्नल के क्षेत्र में जब उस कवरेज में आता है तो वो एक विशेष समय होता है, और उसी समय एक सीमित हम कह सकते हैं टाइम विंडो होता है, टाइम पीरियड होता है। उस टाइम विंडो में आप उस विशेष देश की फ्रीक्वेंसी के साथ आप संवाद कर सकते हैं। तो उस खिड़की में 5 से 8 मिनट का एक समय होता है। इसी समय हम हैम रेडियो के माध्यम से, यानी कि यहाँ पर जो आईएसएस में हैम रेडियो का जो सिस्टम लगा हुआ है, वहां से पृथ्वी के साथ इन विभिन्न जो तकनीकी सहायक हैं उनकी मदद से हम इसमें संवाद स्थापित करते हैं। आईएसएस और पृथ्वी के बीच संवाद कायम होता है, और इसमें अलग अलग जो रेडियो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर यूज की जाती हैं, जैसे डाउन लिंक होती है 145.80 मेगाहर्ट्ज, यानी कि पृथ्वी से स्पेस पर जाने के लिए जो यहाँ पर हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी होती है। अप लिंक होती है यानी स्पेस से अर्थ के लिए 144.49 मेगाहर्ट्ज। इसी तरह से VHF पैकेट डेटा भी होता है जो 145.825 मेगाहर्ट्ज होता है। तो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज भी वहां पर संवाद के लिए बनाई गई हैं, अलग अलग जो बैंड है आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये तो हो गया इसके बारे में, यानी कि हैम रेडियो। अब हैम रेडियो एक वैकल्पिक संचार माध्यम है, क्योंकि भले ही आजकल इंटरनेट का चाहे जितना विकास हो गया हो, मोबाइल संचार जितना बढ़ गया हो, तकनीकी बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी रेडियो संचार एक विश्वसनीय और स्थिर माध्यम आज भी बना हुआ है। अब इसका उपयोग तब किया जाता है जब अन्य संचार के माध्यम जो है वो बंद हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी आपदा आ गई, मानव जनित आपदा ही आ गई, कोई युद्ध हो गया या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया। अब भारत में भी देखिए इसका प्रयोग किया गया था, चाहे भुज में भूकंप आया हो, चाहे हिंद महासागर में सुनामी की कंडीशन हो, या उत्तराखंड में बाढ़ की स्थिति 2013 में बनी। तो इन सभी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, संचार को, संवाद को कायम रखने के लिए फिर हम इस रेडियो का उपयोग करते हैं और हैम रेडियो इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी विशेष परिस्थितियों में हैम रेडियो का इस्तेमाल भारत में भी हुआ है। अब अंतरिक्ष में कैसे रहते हैं मानव, एक सवाल ये भी है। तो देखिए, अंतरिक्ष में अगर मानव के रहने की बात करें तो आप जानते हैं कि वहां पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो बिल्कुल नहीं है। तो शून्य गुरुत्वाकर्षण की जो स्थिति होती है, तो इसके कारण जो भोजन और अन्य सभी वस्तुएं क्या होती हैं, तैरने लगेंगी, क्योंकि हमें खड़े रहने के लिए या किसी भी चीज के स्थिर रहने के लिए पृथ्वी पर जो सबसे जरूरी कंडीशन है वो गुरुत्वाकर्षण है। अगर गुरुत्वाकर्षण महसूस यहीं 0 पे हो जाए तो यहीं पे हम सब तैरने लगेंगे, सारी वस्तुएं तैरने लगेंगी। ऐसी दशा में क्या होता है, जो विशेष पैकेजिंग और सावधानी की वहां पर जरूरत होती है, क्योंकि मान लीजिए कि आपने ये पेन यहाँ पर रखी
और ये पेन अगर आप अंतरिक्ष में रखेंगे तो वो पेन तैर रही है, कभी किसी की आंख में लग सकती है, कभी कहीं जा सकती है, क्योंकि वो उस पर कंट्रोल नहीं होगा, वो स्थिर नहीं होगी। भोजन ही करना है तो भोजन में पानी अगर रखेंगे तो पानी तैरेगा, वहां पर पानी स्थिर नहीं हो सकता है। गिलास या किसी पात्र में रखेंगे तो उसके अंदर नहीं रह सकता है। इसीलिए जो भोजन होता है वो प्रायः क्या होता है, सूखा होता है, पाउडर के रूप में होता है। एक तो इसलिए भी होता है कि वो हल्का हो, बहुत दिन तक सेफ रहे, और दूसरा यह है कि उसको विशेष विधि से पैकेट के अंदर ही फिर उसको इंजेक्ट करके उसमें नमी पैदा करके और स्ट्रॉ के माध्यम से हम इसको लेते हैं ताकि उसका बाहर के वायुमंडल से संपर्क ना हो, ठीक है। और इस तरह से गर्म पानी उसमें मिलाया जाता है और फिर उसको खाया जाता है। फूड को होल्ड करते हैं, खाने के लिए अगर हमको खाना हो तो अब हम तो अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, तो ऐसी दिशा में क्या करेंगे, सबसे पहले फुट होल्ड करेंगे, यानी अपने पैर को स्थिर करते हैं। उसके बाद उस वहां पर एक विशेष सिस्टम बना होता है जिसमें आपको फुट होल्ड होता है, उसमें आप बैठते हैं, फुट को होल्ड करते हैं तो आप स्थिर होते हैं। फिर वेल्को ट्रे होती है जिसमें उस वेल्को ट्रे में आपको खाने की जो भी सामग्री है उसको फिक्स किया जाता है ताकि सारी चीजें स्थिर हो सके। और इसी के साथ साथ स्पून विथ लॉन्ग हैंडल, एक लॉन्ग हैंडल का विशेष खास चम्मच होता है जिससे कि पाउच में ही खाना आप निकाल सके। अब कोई पाउच में पैक खाना है तो ऐसा नहीं कि आपने पाउच को फाड़ दिया और खाने को बाहर निकाल लिए, आप इसी के अंदर इंजेक्ट करते हैं उसको, जो भी बनाना है घोलना है उसके अंदर आपने बनाया और यहाँ पर स्ट्रॉ लगाते हैं और उस स्ट्रॉ की सहायता से ही आप इस खाने को अंदर लेते हैं ताकि बाहर अगर आएगा तो वो वायुमंडल में मुक्त होके वो क्या होगा, फैलने लगेगा। इसलिए विशेष तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। चाय, कॉफी, जूस, पाउडर जो भी होता है उन्हें पानी मिलाकर पिया जाता है और इसी तकनीकी का हम इस्तेमाल करते हैं। अब साफ भी जब करना होता है खाने के बाद कटलरी को, तो वहां पर ऐसा नहीं कि आप पानी लेके धुलेंगे, वहां पर वेट वाइप्स होती हैं, वेट वाइप्स की सहायता से उसको आप पोंछते हैं, उसको धोने की वहां संभावना नहीं होती है। शरीर के कचरे के प्रबंधन के लिए भी अगर बात करें तो चाहे वो यूरिन डिस्चार्ज करने की बात हो या जो वेस्ट मानव के द्वारा होता है उसकी अगर बात हो, अगर यूरिन डिस्चार्ज करने की बात करें तो जो यूरिन डिस्चार्ज होता है उसको फिर से प्यूरिफाई करके और उसको पीने के पानी के उपयोग में लाया जाता है। तो कंटेनर में हम कह सकते, जो अगर हम विशेष तौर पे बात करें कि जो शीट होती है, अगर आपको वहां पर मल त्याग करना होता है तो उसके लिए एक सक्शन वाली शीट होती है, विशेष शीट होती है जो शक करती है, तो इस तरह से इसका उपयोग करते हैं कि उस शीट को आप उठाते ही वो सक्शन चालू हो जाता है उसमें। साथ ही इस जो मल को क्या करते हैं, फिर एक कंटेनर में वो कलेक्ट होता है और फिर वो पृथ्वी पर लाया जाता है। यूरिन की अगर बात करें तो यूरिन यहाँ पर रिक्लेमेशन सिस्टम होता है, यानी कि पुनर्नवीनीकरण प्रणाली लगी होती है। जब डिस्चार्ज यूरिन होगी तो उसको फिर से उसका नवीनीकरण किया जाता है और उसको पेयजल के तौर पर इतना शुद्ध किया जाता है कि इस्तेमाल हो सके। तो ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग बात है, आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अभ्यास प्रश्न की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें दृष्टि आईएएस की तरफ से एक नई पहल है, दृष्टि एसएससी, और यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री लाइव क्लास, डेमो क्लासेस, एग्जाम नोटिफिकेशन, स्ट्रेटेजी वीडियोस भी होंगे। इसके लिए आपको दृष्टि एसएससी को सब्सक्राइब करना होगा, लिंक आपको नीचे मिलेगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। 8750187501 पर कॉल करके विस्तार से जानकारी भी ले सकते हैं। अंत में एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए है। हैम रेडियो के माध्यम से अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच पहली बार संपर्क कब स्थापित किया गया था? विकल्प आपके सामने है 1979, 1983, 1991 या 2000। इसका सही विकल्प चुन के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।